लखनऊ की जब बात करते हैं तो लखनऊ में आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब हम बात करते हैं अपने प्रदेश के अंतर्गत तो विशेषतः तेल शोधन कार्यालय मथुरा में है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली, नैली और गोंडा मस्कनवा के अंतर्गत आपको मिलता है। साथ ही साथ डीजल लोकोमोटिव आपके कहां पे होता है तो आपके बनारस में हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये नोएडा में नहीं बल्कि लखनऊ में हो जाता है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करा कि निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि दर हमारे राष्ट्रीय औसत से कब अधिक रही है। राष्ट्रीय औसत की जब बात करते हैं तो इस राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका क्रम है सन 1971 से 81 के दशक में, सन 1941 से 51 के दशक में, सन 1951 से 61 के दशक में या फिर सन 1961 से 78 के दशक में। अगर इसकी बात करते हैं तो इसका क्रम किसके रूप में देख मिलता है जब हम राष्ट्रीय औसत की बात करते हैं। अर्थात हमारे यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि आप भी बड़े स्तर पे जानते हैं कि हमारे प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की जब बात करते हैं तो ये कितनी होती है 20.23% आपको देख मिलती है। 10 की वृद्धि क्यों लिया जाता है? क्योंकि आप भी जानते हैं जनसंख्या 10 साल में काउंट की जाती है, तो इसी 10 साल के आधार पे हम इसको 10 की वृद्धि के अंतर्गत काउंट करते हैं। अब इसकी अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय औसत अर्थात पूरे देश की जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो अलग है, जबकि हमारे प्रदेश की जो है वो आपकी क्या है 20.23% है। प्रमुखता से अगर देखा जाए तो यहां पे ध्यान रखिएगा हम इस जनसंख्या वृद्धि दर की जब बात करते हैं तो ये हमारे यहां पे कब अधिक रही थी तो इसका क्रम ध्यान रखिएगा। आप भी सुने होंगे इसको लेकर के कई बार प्रश्न पत्र में इसको पूछा गया था। खास करके जब हम बात करते हैं तो ये हमारे यहां पे देख मिलता है कब से कब तक, तो ये देख मिलता है हमारे यहां पे सन 1971 से लेकर के 81 तक, अर्थात 1970 यानी कि कह सकते हो कि 70 वाले दशक में हमारे यहां पे क्या हुआ था। 70 वाले दशक की जब बात करते हैं तो इस टाइम पे राष्ट्रीय औसत की जब बात करते हैं तो उससे क्या हो जाती है ये आपको दशक में अधिक देख मिलती है। और इस समय काल को हम अपने यहां पे इसी कारण से जनसंख्या विस्फोट की भी संज्ञा देते हैं। क्या बोलते हैं? जनसंख्या विस्फोट की भी संज्ञा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे दर क्या हो गई थी औसत से सबसे ज्यादा थी। एक समय काल और ध्यान रखिएगा सन 1921 का। क्यों? क्योंकि सन 1921 की जब बात करते हैं तो आपने सुना भी था कि पूरे भारत में अकाल पड़ा था और अकाल पड़ने के कारण भुखमरी होने के कारण बड़े नंबर में क्या हुआ था छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, पुरुष सबकी डेथ हो गई थी। तो इस कारण से कह सकते हो कि यहां पे जनसंख्या की वृद्धि दर क्या हो गई थी न्यूनतम हो गई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हमारे यहां पे जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम कब थी, तो ये 1921 वाले दशक में थी। और जनसंख्या विस्फोट की जब बात करते हैं तो ये कब था, तो ये आपको दे मिलता है सन 1971 से 81 के बीच के अंतर्गत। विशेष ध्यान रखिएगा हमारे प्रदेश की जो औसत दर है वो कितनी है, तो वो आपकी 20.23। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति, और इस 1857 की क्रांति या फिर विद्रोह की जब बात करते हैं तो वहां पे तात्या टोपे के द्वारा किस एक जगह पर क्रांति का संचालन किया गया था। क्रांति के संचालन के रूप में अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा, विशेषतः मथुरा से, लखनऊ से, कानपुर से या फिर आपके कालपी से। और जाहिर सी बात है इस क्लास में अगर जो जुड़े हैं तो इस क्लास को लाइक और शेयर भी कर देंगे ताकि उन बकलोलों को पता चल जाए कि क्लास चल रही है। मतलब वो रजाई ओढ़ के अभी बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आता है कि आखिर वो किस दिन पास होंगे। हमें तो उनके ऊपर दुख लगता है, खास करके जो लोग समय काल का बिल्कुल आदर नहीं करते हैं। देखिए कुछ करिए चाहे ना करिए, समय सबके लिए 24 घंटे का होता है। आप भी जानते हैं चाहे आप राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन 24 घंटे का जो पर्याय है वो सबके लिए 24 घंटे का है। किसी के लिए ना तो 22 घंटे होते हैं, ना तो किसी के लिए 28 घंटे होते हैं। तो उस 24 घंटे का खास करके कद्र करिए। क्यों? क्योंकि उसकी अगर जो नहीं कद्र किए ना, बार बार यही कहावत होती है कि अगर आप समय की कद्र नहीं करेंगे तो समय भी आपकी कद्र नहीं करेगा। आपने देखा होगा हमारी क्लास गलती से 1-2 मिनट की लेट होती है, उसके पीछे भी रीजन होता है। हम अपनी क्लास में हमेशा तैयार रहते हैं, कभी भी पीछे ना हटते। यहाँ या तो इंटरनेट की दिक्कत हो गए या फिर लिंक उंक सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, नहीं तो हम टाइम के बिल्कुल पंक्चुअल है। आपने देखी भी होगी लगभग 1.5 साल के समय काल में कभी गलती से एक आध छुट्टी लगी होगी, उसका भी रीजन रहता है, कोई स्पेशल इवेंट हो गया या फिर कहीं बाहर जाना हो गया, नहीं तो छुट्टी उट्टी तक ना करते। क्यों? क्योंकि समय की कद्र करना जरूरी हो जाती है। आप जब किसी भी पड़ाव पे जाना चाहते हैं,
जैसे सफलता ही हासिल करनी है, तो जाहिर सी बात है आपको हम बार बार क्यों कहते हैं रेगुलर रहिए, रेगुलर रहिए। उसके पीछे एक ही रीजन होता है, क्योंकि रेगुलरिटी ही आपको क्या करती है, पंक्चुअल बनाती है। तो समय की कद्र करना चालू करिए, क्योंकि जब ये क्लास 9 बजे चालू होती है तो इसका पर्याय ये नहीं होना चाहिए कि आप आ रहे हैं खा पी के 9:30 बजे, कहा चलत बहुत 10 क्वेश्चन हो गए, अच्छा ठीक है। तो ये तरीका गलत होता है, ठीक है। जैसे हम समय से आ जाते हैं उसी तरीके से आपसे भी उम्मीद करते हैं कि समय काल के महत्व को समझिएगा, ठीक है। 1857 के विद्रोह की जब बात करते हैं तो तात्या टोपे के द्वारा इसका संचालन जो किया गया वो कहां से किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। तात्या टोपे की जब बात करते हैं तो इन्होंने जो विद्रोह संभाला था वो कहां से, वो आपके कानपुर से, ठीक है। कानपुर नगर को विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि कानपुर की जब बात करते हैं तो कानपुर से तात्या टोपे की बात हो या यहीं पे अगर देखा जाए तो यहीं पे आपके नाना साहब की बात हो, ठीक है। नाना साहब के ही प्रमुखता से क्या थे, तात्या टोपे आपके सिपाही थे, ठीक है। तो नाना साहब और तात्या टोपे की जब बात करते हैं तो इसका क्रम किसके रूप में मिलता है, यह आपके कानपुर से देखने को मिलता है, जिन्होंने क्या किया था 1857 की क्रांति में प्रमुखता से नेतृत्व किया था। हालांकि अगर जो इनकी बात करते हैं तो ये लोग रहते कहां थे, तो ये लोग रहते थे आपके बिठूर में। बिठूर की जब बात करते हैं तो बिठूर एक लोकेशन पड़ता है कानपुर के अंतर्गत ही, ये भी आपके गंगा नदी के किनारे स्थित है। और बिठूर को आप अगर जो जानना चाहें तो आप जानते हैं कि यहां पे वाल्मीकि का संबंध था, और वाल्मीकि के संबंध में आप भी जानते हैं कि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की है। और प्रमुखता अगर देखा जाए तो माता सीता का यहां पे आपको निवास स्थल देखने मिलता है, जहां पे आपके लवकुश का जन्म हुआ था। और इसी कारण से लवकुश बैराज की जब बात करते हैं तो वो यहीं पर देख मिलता है। और साथ ही साथ सीता रसोई की जब बात करते हैं तो सीता रसोई भी यहीं पर देख मिलती है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इस लखनऊ की जब बात करते हैं तो लखनऊ से बेगम हजरत महल का नाम देखने को मिलता है, ठीक है। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल का संबंध होता है आपके कहां से, तो इनका संबंध होता है आपके खास करके लखनऊ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानपुर की जब बात करते हैं तो इस कानपुर से 1857 की क्रांति में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया। यहां पे पुनः अगर इसकी बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा, मौलवी अहमद शाह के द्वारा, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, नाना साहब के द्वारा, या फिर आपके तात्या टोपे के द्वारा। तो यहां पे नेतृत्व की बात की गई है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के संदर्भ को समझिएगा और फिर ऑप्शन की तरफ जाइएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे नेतृत्व की बात की गई है। क्लियर, चूंकि इस क्वेश्चन को रखने का पर्याय यही था कि आप उस भाषा को पकड़िए, उस संदर्भ को समझिए जो एग्जामिनर आपसे टटोलने की कोशिश करता है, वहां तक उस गहराई को समझिएगा। प्रमुखता से अगर यहां पे बात करते हैं तो आप भी जानते हैं मौलवी अहमद शाह का जो संबंध होता है वो कहां से संबंधित थे, तो ये आप बड़े स्तर पे जानते हैं फैजाबाद से संबंधित थे। रानी लक्ष्मीबाई की जब बात करते हैं तो इनका संबंध झांसी से था। लेकिन ध्यान रखिएगा, नेतृत्व की बात की गई है, ना कि सैनिकों की बात की गई है। सैनिकों की अगर बात करता है तो नो डाउट तात्या टोपे भी इससे संबंधित हो जाते, लेकिन यहां पे जो बात की गई है नेतृत्व की, अर्थात सीधे तौर पे जो आपके कानपुर के राजा थे नाना साहब, नाना साहब की जब बात करते हैं तो ये आपके कानपुर से संबंधित थे। 1857 की क्रांति की जब बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को की गई, और आप भी जानते हैं ये शुरू हुई थी आपके मेरठ से। इस मेरठ की अगर बात करते हैं तो मेरठ में एक मंदिर पड़ता है, इस मंदिर को नाम ही दे दिया गया था काली पलटन मंदिर। क्या बोलते थे, काली पलटन मंदिर ही बोल दिया गया था, क्योंकि ये काली पलटन जो थी ये विद्रोह के क्रम में प्रमुख सैनिकों के रूप में एक थी। और प्रमुखता से आप भी जानते हैं इस मंदिर को एक और नाम दिया जाता है औघड़ बाबा का मंदिर। क्या बोलते हैं, भगवान शंकर के नाम से ये आपके औघड़ बाबा का मंदिर देख मिलता है, और जिसको हम काली पलटन के मंदिर के रूप में जानते हैं। विशेष ध्यान रखिएगा, इस मेरठ को चूंकि यहां से क्रांति की शुरुआत हुई तो इस कारण से इसको क्रांति नगरी की भी संज्ञा दी जाती है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इस क्रांति के पहले शहीद कौन थे, तो ध्यान रखिएगा मंगल है, मंगल है, मंगल है, अर्थात मंगल पांडे की जब बात करते हैं तो मंगल पांडे इस क्रांति के पहले शहीद के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। प्रमुखता से ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं नाना साहब के बचपन के नाम का तो इनको भी ध्यान रखिएगा, इनको धोधू पंत नाम दिया जाता था। क्या नाम दिया जाता था, धोधू पंत की जब बात करते हैं तो इनका नाम दिया जाता था। एक नाम हमने कई बार चर्चा किया है अजीजन बेगम का, और अजीजन बेगम की जब बात करते हैं तो ये रहने वाली तो लखनऊ से संबंधित थी, लेकिन इनकी जब बात करते हैं तो ये एक तवायफ थी जो कि कानपुर में संबंधित थी। तो ये मदद करती थी नाना साहब और तात्या टोपे का, चूंकि अंग्रेजों के कोठों पर क्या होता था, तवायफों के कोठों पर अंग्रेज आया करते थे, तो अंग्रेज जब दारू पी लेते थे उसके बाद अपनी क्या करते थे, व्याख्या करना चालू करते थे। तो इस तरीके से जो सीक्रेट होते थे, इन सीक्रेट को नाना साहब तक पहुंचाने का काम
अजीजन बाई के द्वारा किया जाता था। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करा कि सन 1904 में, अगर जो इसकी बात करते हैं तो सन 1904 में कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था, यह उत्तर प्रदेश के किस एक नगर में हुआ था? ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस एक नगर में आपके कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था? प्रमुखता से लखनऊ में, बनारस में, कानपुर में, या फिर आपके प्रयागराज के अंदर। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन की जब बात करते हैं, ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन की जब बात करते हैं तो इसका क्रम किसके रूप में हो जाता है? और आप भी जानते हैं, खास करके जब हम बात करते हैं किसका नाम, अपने प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशन की जब बात करते हैं तो इस अधिवेशन के अंतर्गत आप भी जानते हैं अधिवेशन का जो एक क्रम देख मिलता है, तो आप भी जानते हैं हमारे प्रदेश में कुल कांग्रेस के 9 अधिवेशन हुए हैं। 9 अधिवेशन की जब बात करते हैं तो इनमें से 3 अधिवेशन आपके प्रयागराज के अंतर्गत हुआ है। इसके अलावा देखा जाए तो 3 अधिवेशन आपके राजधानी लखनऊ के अंतर्गत हुआ है। 3 के क्रम में देखा जाए तो 1 अधिवेशन आपके बनारस में हुआ है, 1 की अगर बात करते हैं तो 1 आपके कानपुर में हुआ है, और 1 की जब बात करते हैं तो 1 आपके मेरठ में हुआ है, जिसमें 2 अधिवेशन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। एक हो जाता है आपका कानपुर का, कानपुर अधिवेशन की जब बात करते हैं तो ये सन 1925 में हुआ था, और इसकी महत्ता इस कारण से होती है क्योंकि पहली बार कोई भारतीय महिला इसकी अध्यक्षता की थी, और इसकी जब बात करते हैं तो ये नाम था सरोजिनी नायडू का। क्या नाम होता है? सरोजिनी नायडू की जब बात करते हैं तो ये पहली भारतीय महिला जिन्होंने क्या किया था, इसकी अध्यक्षता की थी। पुनः अगर देखा जाए तो दूसरा अधिवेशन सन 1916 का था, जिसको हम लखनऊ के अंतर्गत देखते हैं। लखनऊ अधिवेशन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि यहां की जब बात करते हैं तो यहां पे 2 काम हुए थे। क्या हुआ था? पहली बात तो हुई थी जो आपके कांग्रेस के गरम दल थे, और गरम दल के साथ जो आपका नरम दल था वो इकट्ठा हुआ था, अर्थात कांग्रेस का नरम दल और कांग्रेस का गरम दल ये दोनों साथ साथ आए थे। और यहीं पर देखा जाए तो कांग्रेस के अंतर्गत ही आप भी जानते हैं कि कांग्रेस के बीच और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुई थी? एक समझौता हुई थी, और इसको हम खास करके नाम ही देते हैं लखनऊ पैक्ट के रूप में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अनगिनत बार पूछा गया है लखनऊ पैक्ट को लेकर के। तो लखनऊ पैक्ट विशेष ध्यान रखिएगा, लखनऊ पैक्ट किसके रूप में? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रूप में, जिसके क्रम में जानते हैं कि अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए, ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा गरम दल और नरम दल क्या हुए थे? यहां पर इकट्ठा मिले थे। ठीक है, अब यहां पे अगर देखा जाए तो विशेषतः सन 1904 का ये जो चौथा अधिवेशन हुआ था, अगर इसकी बात करते हैं तो इसका क्रम किसके रूप में मिलता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे प्रदेश की अगर बात करते हैं, ठीक है, हमारे प्रदेश के अंतर्गत देखा जाए तो इसका क्रम क्या हो जाता है? तो इसका क्रम आपको मिलता है आपके इसी प्रयागराज में। कहां पे? प्रयागराज की जब बात करते हैं तो इस प्रयागराज में इसका क्रम आपको विशेषतः देखने को मिलता है। ठीक है, प्रयागराज की जब बात करते हैं तो वहां पे कांग्रेस का ये अधिवेशन आपका चौथा अधिवेशन देखने को मिलता है। हालांकि पहला अधिवेशन आप भी जानते हैं सन 1988 में हुआ था, 1888 में हुआ था, क्योंकि 85 में इसकी स्थापना हुई थी और 88 में इसका अधिवेशन हुआ था। इसकी जब बात करते हैं तो यहां पे पहली बार जॉर्ज यूले की जब बात करते हैं तो अंग्रेज अधिकारी के रूप में इसने क्या किया था? इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर? सन 1904-5, अच्छा 5 ही कर लो भाई, 1 साल का अंतर है, कोई इतना इशू ना हो। ठीक है, परेशान मत हो। 4-5 कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए आप परेशान मत हो। ठीक है, जैसा कि एक अभी पीछे हुआ था किसका क्रम लेकर के, हाँ, लखनऊ के क्रम में लीडा की हमने जब बात की थी, लखनऊ विकास प्राधिकरण, तो वहाँ पे हमने अगले दिन एक्सप्लेन भी किया था कि लखनऊ विकास प्राधिकरण जो चूंकि क्वेश्चन के माध्यम से कभी कभी इधर उधर हो जाता है, क्योंकि माइंड में कई सारी चीज़ें चलती हैं, आपको बताने के लिए। भाई हम भी 23 घंटा मेहनत करते हैं, नो डाउट 8 घंटा सोते हैं, तो क्या 5-6 घंटा ना मेहनत करते होंगे इस क्लास के ऊपर? जाहिर सी बात है। तो लगता है कि 1 घंटे में कुछ ज़्यादा चीज़ों को बता दे, तो कभी कभी इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो हमने वहाँ पे बताया भी था अगले दिवस में कि लीडा की स्थापना सन 2005 में की गई थी। ठीक है, तो हो सकता हो टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, 4 की जगह 5 हो। ठीक है, इतना ना परेशान। ठीक है, चलिए यहां पे कोई बात करते हैं तो इसके अलावा नेक्स्ट की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से 11 दिसंबर 2021 क्या करा है? 11 दिसंबर 2021 की जब बात करते हैं तो इस टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस एक जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया? सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है?
इसकी जब बात करते हैं तो ये हमारे प्रदेश में काफी महत्वपूर्ण परियोजना हो जाती है, क्योंकि सरयू नहर परियोजना की जब बात करते हैं तो ये विशेष काफी महत्वपूर्ण क्यों होती है, क्योंकि देश की सबसे लंबी नहर है। ध्यान रखिएगा, देश की सबसे लंबी नहर की जब बात करते हैं तो ये आपकी क्या हो जाती है, सरयू नहर देख मिलती है। 6623 किलोमीटर की जब बात करते हैं तो ये इसकी पूरी लंबाई है। उत्तर प्रदेश के क्रम में आप भी जानते हैं कि 5 नदियों का जल इसमें प्रयोग किया जाएगा और खास करके 9 जिले पूर्वांचल के क्या होंगे, इससे लाभान्वित होंगे। तो ध्यान रखिएगा, देश की सबसे लंबी नहर व्यवस्था सरयू नहर, जो कि 11 दिसंबर 2021 को देश को समर्पित की गई। कहां से, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की कर्म भूमि खास करके बलरामपुर की जब बात करते हैं तो वहां से आपको देखने को मिला था। हालांकि नहरों की जब बात करते हैं तो प्रदेश